जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सेट नंबर हम लोग का 23 है। तो आइए हम लोग सेट बना के देखते हैं इसमें स्कोर क्या रहता है, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एल्बुमिन क्या है ना। क्वेश्चन हम लोग का पहला आता है दोस्तों, एल्बुमिन क्या है बताइएगा क्या है, आंसर क्या बताएंगे। एल्बुमिन एक जो है ना दोस्तों आपका प्रोटीन है। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। यह शरीर क्रिया को नियंत्रित कर रक्त में जो है हार्मोन और अन्य पदार्थों के परिसंचरण में सहयोग करता है। यह एक क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, मतलब यह एक दूसरे से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। प्रोटीन का नामकरण कौन किया था, बर्जिलियस तथा कौन, मुल्डर किया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है पेप्टाइड बंधन के द्वारा होता है। और दाल में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये बताइएगा थोड़ा कमेंट सेक्शन में, आपको बता देते हैं। जबकि गेहूं और चावल में जो है दोस्तों गुलेटिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों दाल में कौन सा पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन कि प्याज निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है, बताइए किस में खाद्य जमा होता है। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे सल्क पत्र पे। आंसर सी आपका बनेगा सल्क पत्र पे। यह तना का रूपांतरित भाग है, आपको पता होगा। और इससे जो गंध निकलता है वो किसके कारण निकलता है पता है आपको, वो सल्फर के कारण आती है। प्याज तथा लहसुन के कुल का नाम क्या है दोस्तों, लिलिएसी नाम है ना। जैसे गाजर हो गया, सलजम हो गया, मूली हो गया, चुकंदर, ये सभी क्या है, जड़ के रूपांतरण है। तथा हल्दी अदरक ये सब क्या है, प्रकंद के रूपांतरण है। और आलू हो गया है ना, बांडा हो गया, केसर, ये केसर धनकंद हो गया, ये सभी क्या है, तो ये आप बताएंगे कि तना के रूपांतरण है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप किसी जगत में सभी जीवों को रखेंगे, ठीक है, जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है, वो कौन है बताएं। तो वो बताएंगे आंसर सी, प्लांटी है। कौन सा है वो, प्लांटी। आंसर सी बताएंगे प्लांटी। जो जीव कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्री है, प्लांटी पादप जगत में आते हैं, है ना। लिनियस का आधुनिकरण जो वर्गीकरण का पिता कहा जाते हैं, उन्हें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था। कौन कौन, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था। आपको पता होगा सिस्टमा नेचर किन के द्वारा लिखा गया है किताब, तो यह लिनियस के द्वारा लिखा गया किताब दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और 5 जगत में जो बांटे थे उनका नाम क्या था दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं आप। और वो 5 जगत कौन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये जो है 5 वर्गों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। इसमें देखेंगे पहला, सजीवी उत्पादक, सजीव जो है उत्पादक है, बात स्वजीव जो है उत्पादक है, बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे परपोषी जो है उपभोक्ता है, ये भी सही है। मृतपोषी विबंधक है, ये भी सही है। तृणमक्षी जो है गौण उत्पादक है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे गलत हो रहा है। आंसर आपका बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट बताएंगे। आपको पता है जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उनको आप बोलेंगे उत्पादक, है ना। क्या बोला जाता है उसको, उत्पादक बोला जाता है। और वे घटक जो भोजन अपना स्वयं तो बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। और उपभोक्ता, आपको पता होगा कि उपभोक्ता जो क्या होते हैं, शाकाहारी जीव पर निर्भर रहते हैं। और उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जिसमें प्राथमिक में आपको पता होगा क्या क्या आते हैं। प्राथमिक में जैसे आप देखेंगे वैसे जीव जो क्या करते हैं, जैसे द्वितीयक से उपभोक्ता करते हैं, जैसे लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, मोर हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और प्रथम उपभोक्ता जो सभी शाकाहारी जीव हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, प्रथम उपभोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, कैसीन निम्न में दुग्ध होता है या होती है, बताइए। कैसीन निम्नलिखित में से दुग्ध होता है, वो क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी, प्रोटीन होता है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है, व्हाइट बग रोग किसके कमी से होता है, तो आंसर बताएंगे जिंक के कमी से। किसकी कमी से, जिंक। आंसर ये बताएंगे। नींबू में जो डाइबैक रोग होता है वो तांबा की कमी से होता है। धान में खैरा रोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसकी कमी से होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्या एक द्रव्यमान m जो 400 ग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण g आपका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वस्तु का भार बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप बता देंगे वस्तु का भार क्या होगा। वस्तु का भार जो होगा आपका दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास दे रखा है 400, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास दे रखा है तो आपको पता होगा कि W बराबर क्या होता है, m इंटू जी।
mg होता है ना, तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु का भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। लिखिए यहाँ पे W बराबर mg, बस गुणा कर दीजिए। मास कितना है 400 ग्राम और गुने ये 10 है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा -3 और गुने हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी आपके पास आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसे 4 न्यूटन बोल सकते हैं। तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा, 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। देखिए SHM मतलब सरल आवर्त गति में महत्तम आयाम पर वेग क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो आप बताएंगे ये महत्तम आयाम पर 0 होगा। आंसर सी बताएंगे क्या होगा? 0 होगा। जब वेग होती है तो महत्तम होती है, SHM में माध्यम स्थिति, और त्वरण होगा तो 0, गतिज ऊर्जा में महत्तम होगा, स्थितिज ऊर्जा में कम होगा माध्यम स्थिति में। और जब महत्तम स्थिति में देखेंगे तो वेग 0 होता है, त्वरण महत्तम होता है, गतिज ऊर्जा 0 होता है, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होता है। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों। देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे लिखा है, ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर इन माइनस ए बी लिखा है। क्या आपको फॉर्मूला याद है? बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू का, है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, बस यहाँ पे रख दीजिए। बहुत सिंपल है, देखेंगे ए क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे माइनस बी क्यू कर लीजिए, ठीक है। अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा? ए माइनस बी क्यू, ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। नीचे तो हमारे पास दे रखे हैं सीधे क्या है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही ना दे रखा है। ऊपर में हम लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, आप सीधे लिखेंगे क्या कि ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ऊपर और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है, तो इसे आप काट देंगे। अब बच क्या गया? ए प्लस बी, बस ए और प्लस बी को ऐड कर लेंगे, यानी 762 को और 316 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 8 और 7 और 10, यानी कितना हो जाएगा? 1078। आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। बताइए दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? √3 और √2 है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? आइए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? बस इसको सीधे भुजा के संगत दिया है ना, इसको स्क्वायर कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा? 3 और 2। आंसर देखिए 3 और 2 कौन है? ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसको स्क्वायर ही करना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला बताना है आपको। कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है, ये हमें बतानी है। चलिए हम लोग यहाँ पे दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कौन जीतता है इसमें, ठीक है। देखिएगा ए और बी का पहले रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। ए और बी का, ए यदि 100 है तो ये कितना हो जा रहा है? 20 कम, यानी 80 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, 20 बच्चे और 20 चौके। तो आप देखेंगे कि 100 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है ना, तो आइए इसका बी सी का भी निकाल लेते हैं हम लोग, बी और सी का। जब हमारे पास 100 है बी, तब सी कितना हो जाता है? ये 80 हो जाता है, इसका भी रेशियो निकाल लीजिए 5 और 4 का। अब देखेंगे यहाँ पे बी सी का आ चुका है रेशियो आपका, यहाँ पे ए बी का आ चुका है रेशियो, क्या आप ए बी सी का रेशियो नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल यहाँ पे निकाल लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे ए बी बी और यहाँ पे सी, बस ये फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई करके। तो आइए हम लोग रखते हैं, पहले क्या था मेरा 5 और 4 का रेशियो, ए बी और बी सी कितना आ गया है मेरा? बी सी आया है 5 और 4 का रेशियो, यही था ना, बस इसे मल्टीप्लाई करिए, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, है ना, और 5 पच्चे 25। अब देखेंगे क्या इसे छोटा तो नहीं हो सकता 25, 20, 16, तो हमारा ये रेशियो निकल गया। हमें किसका निकालना? ए को सी, ए सी को कितने देर में हरा रहा है ना, तो यहाँ पे हम ए को, ए ये है हमारा, सी ये है, तो इस दोनों के बीच का हम देख लेंगे कि क्या हमारा डिफरेंस है। तो आप खुद देखिए कि टोटल जो हमारा 25 है, 25 ये 100 के बराबर है, क्योंकि ए पूरे 100 कर रहा है, यानी क्या 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीपल ये जा रहा है, तो इसका भी 4 टाइम्स कर दीजिए, यानी कितना? 64। अब देखेंगे कि ये 100 है और ये 64, यानी कितना से हरा रहा है? तो आप खुद देख लो, 100 और ये 64, यानी 36 मीटर से हरा रहा है उसको। तो आंसर क्या बता देंगे? 36। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 36। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 625। अंकित मूल्य पे 32% की छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है, तो अब लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले हमारे पास दे रखा है क्या है, तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य फाइंड कर लेते हैं। अंकित मूल्य जब दे रखा है तो यहाँ पे मार्क प्राइस रखेंगे, मार्क प्राइस मेरा 625 है, और गुण्य हमारे पास जो भी है उसमें बोल रहा है 32% छूट दिया जाए, 100 में से 32 घटा देंगे कितना? 68 आ जाएगा।
अपॉन लिखेंगे 100, इसको काटिए 25 से कटेगा 25 टाइम में, 25 से काटेंगे 4 टाइम में, 4 से काटिए 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी 17 और 25 में गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 425। यानी देखिए ये 425 हमारा क्या है सेलिंग प्राइस आ गया। तब हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो अब बता देंगे 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए का हो रहा है 25 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया है 25 रुपये का प्रॉफिट, ये रुपया है दोस्तों, परसेंटेज नहीं, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा तो आप बता देंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 425 में से 25 घटा दीजिए, यानी 400 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। जब वो 400 रुपये में खरीदा था तो आप प्रतिशत लाभ नहीं निकाल लेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा कितना उसको प्रॉफिट है 25 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 रुपया इंटू 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटे 4 से ये कटेगा तो आपके पास डेसिमल में आ जाएंगे दोस्तों, और ये 4 छक्के 24 मतलब 6.25 आ जाएगा। इसको कह सकते हैं हम लोग 6% बोल सकते हैं ना, यानी आंसर क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर आप डी बताइएगा 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 20 है, उनमें सबसे छोटी संख्या आपको बता देना है। सबसे छोटी संख्या आप नहीं बता देंगे यहाँ पे, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है 20 दे रखा है, यानी सीधे से हम रखेंगे क्या 9 प्लस 1/2, ये हमारा टर्म होगा मतलब इतना टर्म। तो आइए हम लोग देखते हैं कितना 9 और एक 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा जो है 5 हो जाएगा, ये पांचवा 9 क्रमागत संख्याओं का। 9 क्रमागत संख्या जो भी हम उठाते हैं यहाँ पे, सपोज करिए हमारा पहले रहता है ऑप्शंस बेसिस, यदि आप लेते हैं दोस्तों ऑप्शन बेसिस पे पहला ऑप्शन लेते हैं। यदि सपोज करिए कि सबसे छोटी संख्या हमारा 16 है, तो 16 के बाद यदि हम उठाएंगे तो वो कौन सा टर्म आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक्स के पे, ठीक है ना। 9 क्रमागत कौन कौन है, एक एक्स है, ठीक है, दूसरा है एक्स प्लस 1, ऐसे करके हम एक्स प्लस 2, हम जाते हैं कहाँ एक्स प्लस 8 तक जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तभी तो 9 होगा ना, क्योंकि एक यहाँ पे है एक, ठीक है। अब सभी को इंक्लूड करते हैं, ये किसके बराबर है 9 क्रमागत संख्याओं का 20 है, यानी सीधे यहाँ पे लिख देंगे 9 और गुन्ने 20, यानी 180 हो जाएगा। अब देखिए 8 है, 8 7 6 5 4 3 2 1, सभी को इंक्लूड करेंगे कितना आ जाएगा 36, और ये हो जाएगा 9x, 9x और प्लस 36, और इधर है हमारे पास 180, घटा लीजिए 180 तो कितना आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 144 और बटे 9, 9 से कटेगा ये कितने टाइम में 16 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 16। तो सबसे छोटी संख्या ही तो बतानी थी, सबसे छोटी संख्या x ही तो है, x की वैल्यू 16, यानी आंसर ये बन जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है, इसको 23 लिखा गया है ना, इसको 52 लिखा गया है, तो जैम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए TEA सभी को लिखिए, इसका 20 होता है, 5 25, 25 1 26 होता है, टोटल आ गया कितना 26, 26 में से ये 3 डिजिट्स का है, 3 घटा दीजिए 23 आ गया। सेम यहाँ पे वही करा गया है ना, तो हम भी यहाँ पे क्यों ना करें 10 और इसका 13 होता है, इसका 1 होता है, यानी 10 13 23 और 1 24, 24 में से हमें 3 घटा दीजिए 21, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इस समीकरण को तो आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन है और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। दो अंकों को आपको परस्पर बदलना है, तो कौन से अंक बदलने चाहिए आप खुद बता देंगे यहाँ पे एक देख करके। या तो 25 बदलेगा क्या, 25 15 से बदल देगा, तभी तो काटने में यहाँ पे अच्छा लगेगा ना दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा मल्टीपल हो जाएंगे है ना। या तो ये वाली होंगी, दूसरा तो कोई होगा नहीं क्या, क्या लगता है कि दूसरे भी काट सकते हैं, बट ये जो है ज़्यादा सुटेबल लग रहे हैं। यानी कि आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शंस नंबर यहाँ पे आप जब रखेंगे ना ए, तो आपके बन जाएंगे, करेक्ट ए बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइएगा रोगाणु रोग युद्ध तो क्या होगा, रोगाणु से रोग होता है तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से बता दीजिए क्या होता है, तो युद्ध से विनाश होता है, आंसर सी बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, ये तो आप देख के बता दोगे कि कौन सा इसकी आकृति बनेगी। बताइए कौन सा इसमें आकृति बनेगी दोस्तों, यहाँ पे दर्पण रखा गया है, तो इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, तो आप आंसर बताएंगे ऑब्जेक्ट का इमेज, ये ऑप्शन नंबर डी बताएगा, राइट आंसर डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है दिए गए विकल्प में हमें बताना है कि श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आने वाला है। चलिए इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो अब देखेंगे ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर इधर घुमा, यानी नेक्स्ट टाइम अब जो है ऊपर में इसका बिंदु रहेगा, नीचे ये आएगा, मीन्स ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल है ना। ऑप्शन या तो ए या तो सी होने वाला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और कौन सा इसमें होगा। ए और सी के लिए हम देखेंगे कि सी पहले यहाँ था ऊपर, जस्ट ये नीचे आ गया, अपोजिट में आ गया, ठीक है। यहाँ पे के जस्ट अपोजिट में हो गया, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर में एस है मतलब नीचे एस आएगा, मीन्स एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी आपका, तो राइट आंसर सी, यानी ए भी कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर जो है असेंबली लाइन बनाने के लिए टाटा समूह ने किसके साथ साझेदारी किया है, किसके साथ किया है, तो आप आंसर बताएंगे एयरबस के साथ, आंसर बी बताएंगे एयरबस के साथ किया है।
26 जनवरी 2024 को किया है। फ्रांस के एयरबस ने समझौता किया है। देखिएगा, हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास का गलत युग्म हमें चुनना है। आइए गलत युग्म को चुनते हैं। कह रहा है क्या, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के बीच में, बात सही है। एक्स एक्स जो है युद्धाभ्यास, ये भारत सिंगापुर नहीं, एक्स अभ्यास जो है दोस्तों वो किसके बीच में होता है? एक्स अभ्यास बता दें आपको, यह होता है भारत और अमेरिका के बीच में, है ना। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान, यहाँ पे ये गलत है अभी। खंजर जो है भारत किर्गिस्तान, ये भी सही है आपका। ब्रज प्रहार जो है भारत अमेरिका, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर आपका बी बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है, ठीक है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो उस वस्तु की गति क्या होगी? वस्तु की गति क्या होगी? एक विमीय होगी। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर है एक विमीय होगी यहाँ पे। देखेंगे अगला, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है ये आपको बतानी है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 2AgNO3 है। आप खुद देखेंगे कि Ag हमारा अलग हो गया है, NO3 अलग हो गया, यानी ये क्या विस्थापित हो गया है ना। तो आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेस्ड हो गया, अपने स्थान से हट गया है। यानी आंसर बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया। आंसर ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 है तथा दर्पण के अक्ष पर जो है दर्पण कितना है? 10 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है। तो प्रतिबिंब बतानी है कितना है दोस्तों। आपके पास एफ दे रखे हैं, आपके पास यू दे रखे हैं, आपके पास भी फाइंड करना है। तो आप आइए भी नहीं फाइंड कर लेंगे। चलिए भी हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो आपको पता है यू तो हमेशा निगेटिव होगा ही, भी आपका पॉजिटिव होगा इसमें, और एफ जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बता दिया है उत्तल दर्पण के बारे में। चलिए आइए हम लोग दर्पण सूत्र पे बनाते हैं। 1/v प्लस होगा 1/u इक्वल हो जाएगा 1/f। बस यहाँ पे रखिए सभी का वैल्यू, हमें निकालना है v का वैल्यू। 1/v इक्वल सीधे लिखेंगे 1/f और माइनस हो जाएगा 1/u, होगा ना। बस यहाँ पे सभी का वैल्यू रखिए। 1/15 इसका होगा, माइनस में 1/10 होगा ना, माइनस में रहेगा ये। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बता देंगे 30 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना टाइम में? 3 टाइम में। तो आप देखें 3 और 2 5, 5/30, 1/v इक्वल 5/30 आ गया। काटिए इसको, 5 6 30, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गया, वो भी नहीं तो पॉजिटिव में आपका 6 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं हम लोग v की वैल्यू कितनी है हमारा। v 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक के चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण से होकर गुजरने वाले काल्पनिक जो ऊर्ध्वतल है वर्टिकल प्लेन को क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे चुंबकीय यम्योत्तर कहते हैं। आंसर ये बनेगा चुंबकीय यम्योत्तर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल्ब 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में कि वस्तु की उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो ये बताते हैं कितना हो जाएगा वस्तु को। आपको पता होगा फार्मूला, जो द्वितीय गति फार्मूला से निकलता है, F इक्वल टू ma होता है ना, न्यूटन के दूसरे गति नियम से। तो F इक्वल टू ma, बस यहाँ पे आपके पास फोर्स दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है? तो मास दे रखा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आप फाइंड कर लेंगे त्वरण। तो आप देखेंगे F कितना दे रखा है आपके पास, बताएंगे 350, ठीक है। यहाँ पे आप F इक्वल ma लिखा गया है, क्या A इक्वल ऐसे लिख सकते हैं m/f? तो लिखिए F इक्वल m होगा ना आपका, F इक्वल m हो जाएगा। अब देखेंगे ये जब आ गया हमारे पास A, तो F कितना है आपके? तो F बताएंगे 350 हो जाएगा, अपॉन 500 होगा। काटिए 0 से 0, 5 से 10 टाइम में, 5 से 7 टाइम में, यानी कितना आ गया? 0.7। आंसर क्या बताएंगे? 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव होगा कि औसतन मान शून्य होगा। आंसर बी बताएंगे, औसतन मान क्या हो जाएगा इसका? शून्य हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैस के लिए सही नहीं है, मतलब सत्य नहीं? आइए देख लेते कौन सत्य नहीं। गैस ठंडी होकर फैलती है, बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। गैस का न तो निश्चित आकार होता है, ना ही आयतन होता है, ये भी सही है। गैस तेजी से विस्तारित होती है, हाँ सही है। गैस जिस पात्र में रखी जाती है वो पूरी घेर लेती है, ये भी सही है। यानी आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए पैरावैग्निक मतलब अल्ट्रावायलेट रे जो है ये क्षति से पादपों की रक्षा करती है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक है, तो बताना है वर्णक कौन है इसमें। तो आंसर बताएंगे फाइकोसाइनिन।
कौन सा है? फाइकोसाइनिन है। आंसर ए बताएंगे, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन प्रकाश संचय जो है फाइक्रोबिली प्रोटीन परिवार से एक जो वर्णक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। फाइकोसाइनिन जो है क्लोरोफिल के लिए एक गौण वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट दे रखे हैं ना, कुछ फसलों का वार्षिक उत्पादन दिया गया है, देख रहे हैं जैसे शुगर, अदर, व्हीट और राइस का। तो बताना है आपको यदि कुल उत्पादन कितना है 9000 टन था, तो चावल के उत्पादन में मात्रा में टन में बताना है आपको कितना होगा चावल, यानी राइस का बताना है कितना हो जाएगा। तो आप टोटल को पहले ऐड कर लेंगे, टोटल कितना है, टोटल में से ना ये 40 है, तो टोटल को पहले ऐड कर लीजिए कितना है, हमें बताना है 9000 का। तो 9000 और गुने टोटल कितने हैं 360, सभी को ऐड करेंगे तो कितना का निकलना है 40 का, बस काट दीजिए 0 से 0, इसे 4 नंबर 36, 9 से काटिए एक टाइम में, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1000 टन। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप हमें बताना है क्या होगा। तो अंतःकोण का पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है, बस इस पे रखिएगा। हमें क्या बोला गया, षष्ठभुज बोला गया है ना। षष्ठभुज मतलब 6 होता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, सीधे यहाँ पे लिखे 4 अपॉन 6 और गुन्ने 180, काटिए करने वाला 6 से 3 टाइम में, 6 ते 18, 3 चौक 12 यानी 120, ऑप्शन नंबर डी बता देंगे 120 डिग्री। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन, इसे तो आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। पहले देखेंगे ये रेकरिंग से आपको हड़बड़ाना नहीं, रेकरिंग का आपको पता होगा क्या होगा क्या वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे कि पहले 41 तो लिखेंगे हम, है ना 41, इसमें से देखिए 41 लिखेंगे लेकिन इसमें से 4 घटा देंगे क्योंकि 4 पे रेकरिंग नहीं है, अपॉन आपको करना होगा यहाँ पे क्या 90, क्योंकि एक ही पे है तो 90 हो जाएगा। और डिवाइडेड आपको ऐसे ही रखना, अभी यहाँ पे लिखे 37 का 37 लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 99 क्योंकि दोनों पे रेकरिंग है। अब देखिए क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल, और पहले यहाँ पे 11/30, ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे आप। तो आपको बता देते हैं आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसे सॉल्व करिएगा तो 17/30 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि एक संख्या इसके व्युत्क्रम का योग -2 है, तो इस परिस्थिति से संबंधित द्विघात समीकरण संख्या का हमें चयन करना है कि क्या होगा। आइए द्विघात समीकरण को हम लोग बनाते हैं। देखिए आपको ऑप्शन बेसिस पे पहले उठाने होंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 है ना, तो आप खुद देखो, कोई संख्या ले लो, हम x है, दूसरी संख्या इसके व्युत्क्रम 1/x का योग कितना है 2 दे रखा है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं x, यानी हो जाएगा x² और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 ही रह जाएगा इक्वल में 2, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो x² और ये हो जाएगा 2x, मतलब माइनस में इधर 2x ला देंगे और यहाँ प्लस में पहले से 1 था, इक्वल 0 होगा ना, इतना तो लिख सकते हैं। बस इसी गुणनखंड को आप देखोगे तो कौन सी गुणनखंड इसे सॉल्व होंगे हमारे, यदि ये गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं तो हमारे पास ये जो आए हैं -2 है ना दोस्तों, -2 यानी प्लस में इधर आ जाएगा। तो देखिए कौन है, x² प्लस 2x और प्लस 1, कौन सा है, क्या ये है, बिल्कुल नहीं, क्या ये है, बिल्कुल नहीं, प्लस आ गया, क्या ये है, बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए डी है राइट आंसर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास -1 आएगा। आइए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, x² प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल 0 है ना। देखिए इसे सॉल्व करेंगे ना, आप गुणनखंड बनाएंगे दोस्तों, तो आपके पास आ जाएंगे क्या, इसे हम दो एक एक कर सकते हैं, मतलब x² प्लस x प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन करेंगे एक, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 0। आप खुद देखेंगे ये प्लस है मतलब माइनस में आंसर आएगा हमारा x का वैल्यू, आंसर आपका डी बन गया। अब देखेंगे अगला द्विघात समीकरण दे रखा 6x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल हमें ज्ञात करने हैं। देखिए दोस्तों मूल आपको फाइंड करने हैं, मीन्स अभी जैसे हमने ये बनाया है सेम वैसे ही इसको भी बना देना है, बस मूल वही होता है इसका। तो आइए मूल निकाल लेते हैं हम, लिखते हैं यहीं पे क्वेश्चन, 6x² माइनस 11x है ना और प्लस 3 इक्वल 0 है। तो ये 6 और 3 में मल्टीपल करेंगे 18 आएगा, तो 18 का फैक्टर्स आप निकालेंगे तो 9 2 जा 18 आता है, ठीक है, तो हम वही रखते हैं 6x² और यहाँ पे रखेंगे हम लोग -9x और -2x, क्योंकि हमें माइनस चाहिए सिंबल, और प्लस 3 इक्वल 0 होगा। इसमें कॉमन करिए, इसमें कॉमन करेंगे तो कॉमन हमारे पास 3 आ जाएगा, कॉमन 3x, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2x माइनस यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, तो 3 बस, क्योंकि x तो निकल गया, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे पास 1 होगा और ये होगा 2x और -3।
इक्वल 0, यानी हमारे पास प्लस में तो आंसर आने वाले हैं, ठीक है, माइनस में कोई नहीं आएगा। तो देखेंगे पहला हम इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, आप बताओगे कि x इक्वल 3/2। 3/2 कौन सा है, 3/2 इसमें भी है, 3/2 इसमें भी, 3/2 इसमें नहीं है, मीन्स इसको तो काट दीजिए, 3/2 इसमें भी, मतलब और सभी में। एक और निकाल लीजिए इसका 3x और -1 का, 3x -1 का निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 1/, और ये हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 1/3, और एक निकला 3/2। कौन सा ऑप्शन बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका निकल रहा है, यानी राइट आंसर ए बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सैम क्रिस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, विशाल सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सेवियो सैम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, मिशेल सैम और क्रिस के ठीक बगल में है, डिक्सन कृषि के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो विशाल और कृषि के बीच में कौन बैठा है ये हमें बतानी है। देखेंगे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद हमें दिखाना है 6 व्यक्तियों को, तो आइए हम लोग 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठाते हैं, 2 4 और यहाँ पे 2 6, ठीक। अब देखेंगे सभी का नाम रखते हैं हम लोग शॉर्ट में, यहाँ पे रखते हैं सैम है, एस से याद रखेंगे, डिक्सन को हम लोग डी से लिखते हैं, विशाल को वी से लिखते हैं, ठीक है, से और यहाँ पे है सेविया, सेविया के लिए हम लोग एस ई लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि पता रहेगा सेविया है। यहाँ पे क्रिस के लिए के लिख लेते हैं, और मिशेल के लिए तो एम ठीक रहेगा दोस्तों। अब देखेंगे हमने यहाँ पे जो ड्रॉ कर रखा है, अब आपसे पूछा गया विशाल और क्रिस के बीच में, विशाल यहाँ पे है और क्रिस यहाँ पे, इसके बीच में कौन है, तो सेविया है बस, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिया गया कथन और निष्कर्ष। आइए कथन और निष्कर्ष को हम लोग रीड करते हैं, क्या है, सभी ट्रैक्टर जो है कार है, सभी ट्रैक्टर को आप सभी ट्रैक्टर को कार बना दो, ठीक है, हमने कार बना दिया सभी ट्रैक्टर को कार। अब कह रहा है कि कुछ स्कूटर जो है कार है, कुछ स्कूटर कार है, ठीक है, कुछ स्कूटर जो है कार है। अब कह रहा है सभी स्कूटर साइकिल है, सभी स्कूटर जो है साइकिल है, ठीक है। अब कह रहा है सभी स्कूटर कार है, सभी स्कूटर जो है क्या कार है, बिल्कुल नहीं, सभी थोड़े हो सकते, कुछ कहता तो हो सकता था। देखिए कुछ कार साइकिल है, कुछ कार जो है साइकिल, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कुछ स्कूटर कार है, कुछ ट्रैक्टर जो है साइकिल है, कुछ ट्रैक्टर जो है साइकिल है, ये बात बिल्कुल गलत बोला गया है। कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है, ये भी बात गलत है, यानी आंसर हमारा क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ 2 इसमें अनुसरण कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 2 ही है, करेक्ट आंसर बी बनेगा। 4 दिए गए हैं जिसमें 3 समान है, एक अलग है, वो आपको चुनना है, बताइएगा कौन इसमें सबसे अलग है। तो आप देखिएगा यहाँ पे BUMD है ना, BUMD, इसमें देखेंगे तो -7 का कमी, -8 -9 का कमी, 7 8 9 ऐसे चल रहा है। इसमें भी आप देखेंगे तो 7 8 9 जा रहा है, इसमें भी देखेंगे तो 7 8 9 का जा रहा है, बट इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ से 7 तो जा रहा है, यहाँ से भी 7 जा रहा है, बट यहाँ से 11, देखे ना 7 8 9 का फुलफिल नहीं किया है, यानी आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर हमारा डी बन गया। देखिए कह रहा 19 जुलाई 2000 ईस्वी को बुधवार था, तो 15 जून 2012 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा दोस्तों, बताएंगे आप, सॉल्व करिए। देखिएगा 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, ठीक है ना। अब देखेंगे 19 जुलाई 2000 से लेकर के 19 जुलाई 2012 तक की कुल विषम संख्याओं का दिन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, तीनों की संख्या आप लिखोगे तो 1 + 1 है ना, टोटल आप लिख लोगे यहाँ पे विषम संख्या काउंट करके, तो आपके पास आ जाएंगे 15 और अपन 7, इसे आप डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक विषम दिन आया, यानी कि 19 जुलाई 2012 को, कब, 19 जुलाई है ना 2012 को, 2012 यहाँ पे लिखना है दोस्तों, 2012 को कौन सा दिन आएगा, बुधवार +1 यानी गुरुवार आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका गुरुवार। तो आपको निकालना क्या है, 15 जून को ना, 15 जून जाना है, हम तो जुलाई पे आ चुके हैं, तो हम जून के पास आएंगे, यानी घटा देंगे, है ना। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप खुद देख लो, 19 जुलाई से 15 जून तक के गैप को कितना दिन आ जाएगा, यानी आपके पास 34 दिन आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर दो, इसे 7 से डिवाइड करोगे यानी विषम दिन 6, तो गुरुवार में 6 दिन ऐड घटा देना है, तो घटा दोगे गुरुवार से 6 दिन, यानी आ जाएगा आपके पास शुक्रवार। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर डी बता दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसे बताइए काउंट करके, कितने त्रिभुज हैं इसमें बताएं, टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे। पहले तो ये बड़ा वाला हो जाएगा 1, फिर यहाँ से तो ये 2 और ये 3, अभी तक 3 हम लोग निकाल चुके हैं। 3 के बाद आप देखेंगे तो ये चौथा आ गया, चौथा के बाद ये आ गया हमारा 5वां, ये आ गया एक छठा, सेम यहाँ पे देखेंगे ये 7वां, फिर 8वां, फिर एक 9वां, यानी टोटल हमारे पास 9 आ गए, ऑप्शन नंबर बी बना।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G मोबाइल बाजार वाला देश बना है? बताइए कौन बना है? तो आंसर बताएंगे अमेरिका के पीछे छोड़कर। आंसर करेक्ट आंसर बी बनेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G मोबाइल वाला बाजार देश बना है तो अमेरिका के छोड़कर। बताइएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? लॉर्ड गवर्नर जनरल ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो आंसर क्या बताएंगे? अवध साम्राज्य को। आंसर ये बनेगा अवध साम्राज्य को दिया था। वर्ष 1856 में अवध साम्राज्य का विलय कुशासन के आरोप पर डलहौजी ने कर लिया था। आपको पता है डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1848 से लेके 56 तक रहा था इसका शासनकाल डलहौजी का। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सारे राज्यों को हड़प कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? क्या नहीं है सही देखेंगे, आइए देखते हैं हम। कह रहा है एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटाने की ऑक्सीकरण कहा जाता है। बात सही है। कह रहा वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये भी सही है। कह रहा है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एवं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ये बात बिल्कुल गलत है। धातुओं में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। ये भी सही है। यानी आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट बना। देखिए कह रहा है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया काम कितना है? 30 जूल है। तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश हमें बताना है धारा कितनी है। तो देखिए धारा कितनी हो जाएगी? आपको पता है W बराबर क्या होता है? W बराबर Q भी होता है। हमें फाइंड करना है Q। तो आइए Q निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होगा? W बट्टे भी। बस रखेंगे W कितना आपका? तो 30 जूल। भी कितना है? 10 काट दीजिए यानी कितना आ गया? 3 कूलम। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी बताइएगा 3 कूलम। देखिए कह रहा है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करती आ रही होगी? कौन सी गति करती आ रही होगी तेजी से बताएंगे? तो आप आंसर बताएंगे क्या? ये तेजी से गति करती आ रही होगी 5 किलोग्राम वाली तेज गेंद जो है तेजी से आ रही होगी। आंसर बी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन सही है? आइए देख लेते हैं हम लोग पढ़ के। कह रहा है कि उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। ये बात सही है। यानी पहला ही हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? ये हमें देखना है। तो ये देख लेते सही गलत। कह रहा है क्या कि जल समुद्र में ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है? 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ये तो बात बिल्कुल सही बोला है। हवा में ध्वनि की चाल 46 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बिल्कुल गलत है। यानी आंसर हमारा सिर्फ एक निकला। राइट आंसर ए बन गया। यहाँ पे पता होगा कि सभी माध्यमों में कैसे कैसी हवाओं की चाल होती है। तो अब देखेंगे ना कि लोहा में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा ऐसे देखा जाए तो एल्युमिनियम में होता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम में होता है, फिर लोहा में होता है। जो भी इस्पात वगैरह होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है। अगला देखिएगा और वायु में तो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। देखिए कह रहा है एक वस्तु को निम्नलिखित में कहाँ पर रखा जाता है? जब वस्तु को निम्नलिखित पे कहाँ पे रखा जाता है तो अभिसारी लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बताएंगे? तो आंसर बताएंगे प्रकाश केंद्र पे, ऑप्टिकल सेंटर पे, है ना। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या कि पास की और दूरी को वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता क्या कहते हैं उसे? बताइए। पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो आंसर बताएंगे उसे सामंजस्य कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। आंसर बी बनेगा। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समायोजन क्षमता कहते हैं हम लोग। सामान्य दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी है हम लोग की? तो आप बता देंगे 25 सेंटीमीटर है। बताइएगा मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ से होता है? कहाँ हो सकता है बताइए अनॉक्सी श्वसन? तो आंसर बताएंगे अनॉक्सी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है। आंसर बी बताएंगे कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। नीचे दिए गए किस संख्या युग्म को दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं लेकिन दोनों संख्याएं सहभाज्य है? वो कौन सी संख्या है?
तो अब देखेंगे इसमें कौन सी संख्या है, वो संख्या है दोस्तों ये जो हमारे पास दिख रही कैसी कैसी होनी चाहिए, लेकिन दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य कहने का मतलब है कि भाज्य भी नहीं भी, है ना। तो आइए देख लेते कौन है। अभाज्य मतलब तो आप समझते हैं ना, मतलब स्वयं से या नहीं तो एक से कट सकती है, ठीक है। यहाँ पे सभाज्य करने का मतलब किसी और से भी कर सकती है। तो ये देखिए कि ये तो हमारा अभाज्य है, ये भी देखेंगे लगभग यहाँ पे तो ये दोनों भाज्य है, ठीक है। और ये हमारा भी, ये भी दोस्तों हमारा अभाज्य दिख रहा है यहाँ पे 19, ठीक है। बट यहाँ पे देखिएगा 18 और 25 दोस्तों, यह एक जो है हमारे पास यहाँ पे अभाज्य संख्याएं 18 और 25 है, क्योंकि इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि दो संख्याएं सभाज्य है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा। और ये पूरे भाज्य थे 21 और 35, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यदि दे रखा है रूट ओवर एक्स माइनस 1/√x, है ना, इक्वल में √5, तो x जो है 0 के बराबर नहीं है, पहले बता रखा है। तो x⁴ प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन x² + 1 का मान हमें बताना है कि क्या होगा। पहले तो आपको फाइंड करने होंगे यहाँ पे। आइए हम लोग यहाँ पे बताते हैं इसका वैल्यू होगा क्या। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके पास पहले तो लिखेंगे √x, ठीक है, -1/√x इक्वल कितना हो जाएगा, √5 होगा। चलिए बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेंगे, या फिर एक ही साइड आप करो, से कोई इसको परेशानी नहीं। आप बोथ साइड कर लोगे तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि √5 हट जाएगा। चलिए एक साइड करेंगे तो अनइक्वल हो जाएगा, इक्वल करने के लिए दोनों साइड करना होगा हमें। तो आप दोनों साइड इक्वल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो a² रखो यहाँ पे, यानी x को करोगे तो x हो जाएगा, प्लस b² करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, -2ab, यानी 2 तो होगा बट वो कट जाएगा, इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा 5 आपका, यानी ये आ जाके इधर जुट जाएगा, यानी x + 1/x इक्वल हो जाएगा आपका 7 होगा। देखेंगे ये हमारा 7 आ गया। तो हम फाइंड करेंगे, अब बोथ साइड जो है हम लोग क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड जब क्यूब कर लोगे आप, क्यूब कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 चाहिए होता है यहाँ पे, है ना। तो हम क्यूब कर लेते हैं। आपको याद रखना होगा दोस्तों, x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। आगे ये काम दे सकता है हमें। चलिए अब क्यूब कर लेते हैं, तो ये 7 का क्यूब कितने हो जाएंगे, 3 4 3 हो जाता है, ठीक है। इधर एक a+b का होल क्यूब होता क्या है, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो a क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab, है ना। तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 × 7 इक्वल में इतना रहेगा आपका। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास x³ + 1/x³, ये हो जाएगा 21 घटा दोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, ये 322 हो जाएगा। ये हमारे पास x³ वाले आ गए, और एक आ गया था मेरा x की वैल्यू। अब देखिए हम जब x³ का आ चुका है और x², तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं। चलिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास दे रखे इसका वैल्यू, ठीक है ना, x⁴ + 1/x² अपॉन x² इतना लिखा गया, ठीक है। इसे आप लिखेंगे क्या, हम x³ और प्लस 1/x³ अपॉन 1 + x 1 + 1/x इतना हम यदि रखते हैं दोस्तों, यदि इसे डिवाइड देते हैं, x से भाग करते हैं, तो क्या मेरा नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। चलिए यहाँ पे रखिए, इसका वैल्यू दे ही रखा है, अभी अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं 322, और इसका भी वैल्यू दे ही रखा है, हम लोग 7 निकाले थे स्टार्टिंग में, 7 से काटिए, यानी कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 छक्के 42, यानी कितने आ जाएंगे, 46। ऑप्शन नंबर कौन से बन जाएंगे आपके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा दोस्तों। इसे आप सॉल्व करके देखेंगे, बिल्कुल सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। बताइए हमारे पास निम्नलिखित पाई चार्ट किसी कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के अलग अलग समूहों को प्रदर्शित बंटन को दिखाता है ना। कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, 2500 है। तो चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है। नीचे दिए कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में उनकी उम्र के अनुसार प्रतिशत बांटन के बारे में जानकारी प्रस्तुत वाले जो है पाई चार्ट है। देखिए कितना दे रखा है यहाँ पे, 58+ वर्ष और अधिक 10% मतलब उसका बताया गया उसमें। अब आपको बताना है क्या कि 38+ वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या, है ना, और 28+ से 38 के आयु वाले वर्ग के कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, यही ना पूछा गया हमसे कि इससे 28 से 38 वर्ष वाले, है ना, तो ये कितना प्रतिशत है, 25 है। तो यहाँ पे लिखिए टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे होंगे
55 में से घटा दोगे कितने दोस्तों, 55 में से आप घटा दोगे 25, अपन हो जाएगा 25 और गुने यहाँ पे 100 लिखोगे तो 55 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30/25 और गुने 100 काटो, 25 चौके यानी 4 3 12 यानी 120। ऑप्शन नंबर बता दोगे 120%, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित व्यंजक का मान हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। ये देखिए cos के पावर 4a इंटू 1 माइनस cos के पावर 4 माइनस 2 cot स्क्वायर a माइनस a, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो क्या आप इसे नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे आप। देखिए cosec के पावर 4 a इंटू हो जाएगा 1 माइनस cos के पावर 4 और माइनस हो जाएगा 2 cot स्क्वायर a माइनस 1 होगा इतना। ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, इतना हमने लिखा, इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये आप भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए cosec के पावर 4 है ना, cosec के पावर 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर ओके इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। क्या इतना लिख सकते, 4 है तो हम एक ए प्लस बी एक ए माइनस बी रखें, ठीक है। माइनस में आपका 2 कॉट तो लिखा ही, 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 उतना लिखेंगे। फिर इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो कॉसेक के पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू साइन हो जाएगा तो आप लिख दो साइन स्क्वायर, और इसका तो सेम रहने दो कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ही रहेगा, माइनस में 2 कॉट और माइनस 1 रहेगा आपका। कैसे काटेंगे, यहाँ पे कॉसेक के पावर 4 है, यहाँ पे साइन है तो साइन को इन्वर्स कर दो, कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक से कॉसेक को काटो, कट जाएगा, यानी यहाँ पे 2 कॉसेक है, यहाँ पे 4 है तो 2 तो बच जाएंगे ना। यहाँ पे लिखिए कॉसेक स्क्वायर बच जाएगा प्लस में, क्योंकि ये तो काट देगा इसको तो कॉसेक बच गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर है ना, तो इसे आप रखोगे, इसे मल्टीपल कर, इसे करोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर, है ना। क्या होता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉट स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, ठीक है। इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे आगे आप सॉल्व करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, है ना। माइनस में हम लोग लिख देंगे 2 कॉट स्क्वायर और माइनस 1। इसे आप आगे सॉल्व करिएगा तो कॉसेक तो रहेगा ही, प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर और माइनस 2 कॉट स्क्वायर और माइनस 1। तो आप खुद देखो कि जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कॉट है तो 1 घटा दोगे तो 1 बचेगा, यानी कॉसेक माइनस कॉट माइनस 1। तो आपको पता है क्या कि कॉट और कॉसेक का होल स्क्वायर होता है 1, ठीक है, और माइनस में 1 है, माइनस माइनस काटोगे आंसर बनेगा आपका सी 0 बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य जो है 10 पुरुष 8 दिनों में, 10 महिलाएं 7 दिनों में, 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो महिलाएं पहले दिन कार्य को करने में शुरू करती हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए पहले तो मैन और वोमेन को हम लोग इक्वल कर लेंगे यहाँ पे। चलिए इसे इक्वल करने के लिए हमें करना होगा क्या कि 10 मैन और गुने 8 दिनों में, यही करते हैं 10 वोमेन 7 दिनों में। चलिए इसको इक्वल करिए, 10 से 10 कैंसिल, यानी 8 मैन बराबर आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा 7 वोमेन, है ना। यहाँ पे बोलेंगे ना, यानी कि आप सीधे से लिखोगे मैन और वोमेन का रेशियो, तो 7 जहाँ पे आदमी होंगे वहाँ पे 8 औरत ही चाहिए उनको, ठीक है। बस यहाँ पे अब निकालेंगे कुल काम हम लोग, कुल काम हो कितना जाएगा, तो कुल काम हो जाएगा हमारे पास 10 मैन और गुने 8 इक्वल हो जाएगा कितना 10 और गुने 7 और गुने 8 हो जाएगा, होगा ना। ये 10 है आपका। चलिए ये कितना हो जाएगा 7 8 56 यानी 560 हमारा टोटल काम हो गया। 560 जब टोटल काम हो गया तो पहले दिन 10 औरत द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 8 यानी 80 काम। सीधे यहाँ पे लिखिए 10 गुने 8 कितने काम, 80 काम हो गए। 80 काम हो गए तो दूसरे दिन 10 मैन करेंगे, यानी कितने होंगे 10 और गुने 7, मैन का इतना ही है यानी 70। अब देखिए ये तो हो गया कि कितना दिनों का, इन लोगों का 1 दिनों का वर्क, ठीक है। तो 2 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 2 दिन में किया गया कार्य इनका हो जाएगा 150, तो 6 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 450। अब देखिए 1 दिन में किया गया कार्य आप बता देंगे क्या कि 8 और बट्टे 560 हो जाएगा। इसे काटिए 7 8 56 यानी कितना बन जाएगा, एक काम को एक दिन का कार्य जो है 8 बट्टे 560 है, ठीक है। तो आप बताओगे कि 3/7 काम को एक दिन में करने में कितना लगेगा, तो 30 यूनिट होगा, यानी टोटल आप बता दोगे कि 6 प्लस 1 और प्लस 3/7, इसे बनाओगे तो 7 सही 3/7
7 दिन लग जाएंगे इन लोगों को पूरा करने में। आंसर क्या बता दोगे? आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 सही 3/7। कह रहा है क्या? स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की माँ गौरी है ना? कामिनी गौरी की माँ है। कामिनी का पति गौरव है। पूनम गौरव का सास है। स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? तो आप देखेंगे स्वाति का गौरव से संबंध इसे बनाएगा ना दोस्तों, बहुत सिंपल है, रिलेशन तो आप यूं ही समझते हो। तो बनाएंगे तो ये आएगा परपोती या परनाती, है ना? परनातनी आएगा दोस्तों, ठीक है ना? परपोती नहीं परनातनी आएगा, यानी आंसर बनेगा आपका सी करेक्ट। देखिए उस व्यवस्था को चयन करना है जो तार्ती को पूरा व्यवस्थित करता है। ये हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कौन व्यवस्था सही कर रहा है। कह रहा है अध्याय सूची, ग्रंथ सूची, प्रस्तावना, है ना, आवरण पृष्ठ और अध्याय। तो इसमें कौन कर रहा है? आप देखेंगे ना कि आवरण पृष्ठि सबसे पहले आनी चाहिए, यानी ये तो कट गया आपका, या तो बी या तो सी आने वाली है। आवरण पृष्ठि के बाद क्या आएगा? तो आवरण पृष्ठि के बाद आएगा आपका दोस्तों प्रस्तावना, है ना? तो ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा प्रस्तावना, फिर अध्याय सूची, फिर आपका आगे अध्याय, तब ग्रंथ सूची आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक सुबह जो है चित्रासी और आयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि आयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो आयास किस दिशा के अभिमुख खड़ा है? किस दिशा के अभिमुख खड़ा है? तो देखिए यहाँ पे यदि हम खड़ा करते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चित्रासी और यहाँ पे आयास, छाया इधर पड़ रही है, ठीक है। अब खुद देखिए कि ये किस दिशा की ओर खड़ा है, तो आंसर क्या बताएंगे? दक्षिण की ओर। आंसर बी बनेगा। बताइए इसमें कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है तो कौन सा बनेगा? पेपर फोल्डिंग। अब बता दो इसमें कौन सा इमेज का फॉर्मेट होगा? देखिए ऑप्शंस आपके सामने, अब बताइए इसमें कौन सा बनेगा? तो आंसर आप बताएंगे कि ये जो है दोस्तों ये सभी में बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना? तो देखिए कौन सा है, ये तो आपका होगा नहीं, यानी ऑप्शंस नंबर आपके दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि अवध बिंदु एफ से शुरू करता है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है और वह दाएं मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। तो ये किस दिशा की ओर? 90 डिग्री सभी में मुड़ना है। तो आप बहुत ही सिंपल से बता पाएंगे यहाँ पे। पहले क्या कर रहा है कि एफ अवध बिंदु से शुरू करता है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चल दीजिए, यहाँ से 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है क्या कि दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है मतलब ऊपर, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। 5 फिर वह जो है दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़कर फिर 5, यहाँ से 5 ही गया, ये भी 5, ये भी 5 ही गया, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ जाता है और 2, मात्र 2 जाता है ऊपर में, ठीक है। तो डी तक रुक जाता है। डी और एफ के बीच में पहुंचने के लिए कितना दूरी? तो आप नहीं बता दोगे? 5 2 7, 7 किलोमीटर। आंसर और किस दिशा में होगा? तो वो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से हमें बताया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जो 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच के लिए विफलता के कारण पूना के प्लेग जो है जो है कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? किसने किया था 19वीं शताब्दी के अंत में? प्लेग की जांच के कारण जो है विफलता के कारण पूना के प्लेग कमिश्नर जो थे उनको रैंड की गोली मारकर जो है हत्या कर दिया था। तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर थे वो दामोदर चापेकर थे। आंसर ही बने दामोदर चापेकर। यह घटना जो होती है 22 जून 1897 को होती है। अगला देखेंगे। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना यह 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? कौन से इस्पात संयंत्र का किया गया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का। आंसर बताएंगे ऑप्शन सी। और किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। और पहला हैराल्ड डोमर मॉडल पे। बताइएगा लूप किस प्रकार का गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? लूप जो है किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो आंसर बताएंगे यह जो है डिम्बवाही नलिका जो है फ्लोपिन ट्यूब्स जो है को मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यानी रोक देता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगला कह रहा है मान लीजिए कि उपग्रह भूतल से कितना है 10 मीटर स्क्वायर किलोमीटर ऊपर है और उसका उपयोग वस्तु के उच्च जो है रेजुलेशन वाली छाया लेने के लिए किया जाता है। यदि 1 मीटर आकार का किसी वस्तु का प्रारंभिक प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और यदि प्रतिबिंब का आकार 5 म्यू मीटर है तो आपको उसका यह उल्टा है ना? तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए ये हमें बताना है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका मुख्य फोकस क्या होना चाहिए। जब उपग्रह का हाइट दे रखा है, ठीक है, वस्तु का आकार भी दे रखा है और वस्तु का प्रतिबिंब भी दे रखा है, तो यहाँ पे म्यू पर मीटर कहने का मतलब क्या है कि 5 म्यू पर म्यू मीटर दे रखा है, मतलब 5 और गुने 10 के पावर -6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिएगा। आपको पता है कि हाइट और ये हाइट 0 कहने का मतलब है क्या है, वस्तु का आकार है ना, इसका वस्तु का आकार, और ये क्या है दोस्तों आपका, तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। तो लिखिए इक्वल होता है F/H होता है, बस यहाँ पे रखेंगे। तो ये दे रखा है हमारे पास कितना, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं कितना, 5 × 10⁻⁻6 अपॉन में 1 इक्वल हो जाएगा F अपॉन हो जाएगा हाइट कितना 10 100 × 10⁻3। चलिए इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी F की वैल्यू आ जाएगी -0.5। तो आंसर देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी है, करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनिया क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा, कौन करेगा, आंसर बताएंगे HCl और NH4OH करेगा, आंसर सी बनेगा, यह अमोनिया क्लोराइड लवण का उत्पादन करेगा। यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड जो है यह गंध रहित सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। मेढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़ा होती है, लेकिन वे अपने निम्न किस अंग से श्वसन करते हैं, कौन से अंग से श्वसन करते हैं, वो करते हैं आद्र श्लेष्मी त्वचा से करता है, आंसर डी बनेगा। इसमें हृदय की कोष्ठ 3 होती है मेढक में, बताइएगा। कह रहा है क्या, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कितने तत्व के बाद के तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं, न्यूलैंड्स बताइएगा। तो 8वें तत्व, आंसर बी बनेगा, 8वें तत्व। और ये न्यूलैंड्स जो थे, इनका जो भी मतलब सिद्धांत था वो केवल हल्के तत्वों पे लागू होता था। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में केवल कितने तत्व थे, मात्र 50। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार माध्यमा और तर्जनी उंगली क्रमशः डैश और डैश के दिशाओं की ओर निरूपित करेगी, तो किसकी ओर करेगी, आप बताएंगे कि यह जो धारा मतलब कि करंट और चुंबकीय क्षेत्र की ओर करेगी, आंसर डी बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो आंसर बताएंगे ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है, आंसर ये बनेगा। मेंडल के 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का जो है अध्ययन क्यों किया, तो आप आंसर बताएंगे कि वंशागति के जो है सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए किया, आंसर सी बताएंगे आप। अगला देखिए, कह रहा है एक खुदरा विक्रेता जो है 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को जो है बेचने के लिए उसने 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार जो है खुदरा विक्रेता के स्टोर पर अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% के अतिरिक्त छूट मिल जाता है कि हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। सदस्यता जो है कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बनाकर क्या आ जाता है। खुदरा विक्रेता का जो अंकित मूल्य आप निकालोगे यहाँ पे वो कितना दे रखा है, 86,000 दे रखा है मार्क प्राइस। अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, विक्रय मूल्य, तो वो कितना हो जाएगा 86,000 और गुने हो जाएगा हमारा कितना डिस्काउंट दे रहा है 40%, यानी सीधे 60 लिखते हैं अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 86 में 6 गुना कर दीजिए और 2 जीरो बैठा देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 516 और 2 जीरो 51,600 रुपया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य आप नहीं निकालोगे, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा कितना 86,000 और गुने हो जाएगा, इसमें 60% का दे रहा है तो निकालिए 60%, यानी 40 अपॉन 100 लिख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, कितना आ जाएगा 86 और 4 में गुना 4 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 344 और यहाँ पे 2 जीरो। अब देखिए कह रहा है क्या, 2 जीरो है, देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल गया मेरा। अब कह रहा है 10% अतिरिक्त छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तब इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% अतिरिक्त छूट दिया जाता है तो मतलब 51 तो 1000 और 600 है ही, इसमें और 10% का छूट मतलब 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 46,440 रुपये, है ना।
46,440 जो 51,000 था अब इतना में वो कर रहा है, बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे 10% अतिरिक्त छूट देना पड़ा, वो सदस्यता के कारण। सदस्य कार्ड वाले के लिए 46,000 में से इतना घटाओगे यानी कितना का डिफरेंस आया, तो अब बता दो कि 12,040 रुपए का ये आ गया। ठीक, इतना का उसे प्रॉफिट हुआ 12,040 का, तो लाभ प्रतिशत नहीं बता लोगे। 12,040 अपॉन कॉस्ट प्राइस अभी निकला है हमारा कितना, तो आप बता दोगे। बिना सदस्य वाले कार्डों के लिए निकालोगे तो 51,600 और माइनस कर लोगे कितना, 34,400, तो ये घटा दो यानी कितना आ जाएगा, 1,720 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा। टोटल हमारा 17,000 आ गया, 17,200, 17,200 और गुने कर दोगे यहाँ पे 100 से, काटो 2 जीरो से 2 जीरो, इसे काटो यानी कितना आ जाएगा, 70%। तो आप कितना बता दोगे, ऑप्शन नंबर 70%, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या, यदि एल और एम का रेशियो दे रखा है कितना है, 2 और 7 का है, एम और एन का रेशियो दे रखा है 3 और 4 का, तो एन और के का दे रखा है 14 और 5 का, तो एल और एम, एन और के ये चारों का रेशियो बताना हमें। चलिए चारों का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सीधे, यहाँ पे 2 है ना, 7 और कितना दिया है 3 और 4, 14 और 5, बस सभी मल्टीपल करें इसमें इससे, यानी कितना हो जाएगा, 4 20 20 सत्ते 140, सीधे लिखे 140। चलिए अगला रेशियो निकालेंगे, तो इसमें 28 और 14 में गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 28 और 14 यानी आपके हो जाएंगे 28 और यहाँ पे 14, टोटल मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए। फिर यहाँ पे जो आपके पास आएंगे ये 21 और 14, यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 21 और 14 लिखिए, 21 और 14 यहाँ पे ऐसे ही गुना में कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये भी करने में आसानी होगा आपको, क्या, और ये 3 गुना 6 और 14 में गुणा कर दीजिए, यहाँ पे रेशियो में आ जाएंगे 14 और गुने 6। अब देखेंगे कि इसमें भी 14 है, इसमें भी 14, इसमें सभी में 14 है, 14 14 कैंसिल कर लीजिए, इसमें का भी 14 हटा दीजिए, इसमें भी 14 हटा दीजिए, यानी क्या क्या बच गया, 6 21 और यहाँ पे बच गया आपके पास 28 और यहाँ पे बच गया आपका 10, ये रेशियो आ गया 6 21 28, 6 21 28 10। आइए देख लेते हैं 6 21 28 10 ऑप्शन कौन से हैं, 6 21 28 10 ऑप्शन नंबर आपका सी है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण का माप बताना है। छोटा कोण का माप कितना हो जाएगा, देखिए छोटा कोण का माप कितना होगा, छोटा कोण हम x मान लेते हैं, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x प्लस 36, ठीक है। दोनों का सम कितना कर लेंगे, 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया समपूरक। अब देखिए ये 2x हो जाएगा यानी 36 घटा लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 144 बट्टे 2, काटो इसे यानी कितना हो जाएगा, 7 और 2 यानी 72 डिग्री। x की वैल्यू यानी छोटी वाली फाइंड करनी थी हमें, आंसर बता हो गया ए। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, y के 4 गुने से 4 अधिक है, तो द्विघात रूप में जो है x का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखेंगे यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। कह रहा है कि x इक्वल, कह रहा है 4y और प्लस 4, यही नहीं कह रहा है, तो y इक्वल आप सीधे लिख सकते हो क्या, x माइनस 4 अपन 4 लिख सकते हो, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो आप लिखो x और गुने x माइनस 4 अपन 4 होगा, इक्वल कितना है 225, बस इसे रखिए, 4 उधर आप भेज देते हैं उधर मल्टीपल में, तो कितना हो जाएगा 900, इसमें गुना कर दीजिए तो 900 हो जाएगा 4 से, इधर कितना बचेगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, अब यहाँ से गुणनखंड नहीं निकाल सकते आप, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 900 आ जाएगा, इक्वल 0। देखिए कौन सा है ये, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 900, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 900, यानी आंसर माइनस में सभी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। देखिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 7 5 4 है तो उसके परिमाप 48 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 7 5 और 4 का है रेशियो भुजा का, तो 7 5 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 7 प्लस 5 और प्लस 4, ये किसके इक्वल में है, तो आप बता देंगे 48 के इक्वल में, ठीक है। क्यों इक्वल 48 बताएंगे, क्योंकि परिमाप है, सभी को ऐड करने के बाद इसी के बराबर आना चाहिए, है ना, तो हमको ऐड करेंगे 12 4 16 यानी 16 बराबर 48 है, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, तो एक का वैल्यू आप 3 बता दोगे, जब एक का वैल्यू 3 आ गया तो सारे भुजा निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू 3 है मतलब 7 या 21 हो जाएगा, ये 21 और ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 12, 12 15 21 हो जाएगा, तो हमें निकालना है अर्ध परिमाप, पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे एस इक्वल क्या हो जाएगा, सभी का जो 21 15 और 12 का ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 48, 48 का आधार कितना हो जाता है यानी 24,
हमें एस निकल गया 24, तो हीरो फार्मूला पे आप निकाल लोगे रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस यहाँ पे रख के निकालना है। इसकी वैल्यू 24 है, रख दीजिए यहाँ पे। 24 में से आप 15 घटा दोगे, पहले 21 घटाओगे तो 3, फिर घटाओ यहाँ पे 15 तो कितने हो जाएंगे 9, फिर घटाना है 12 तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 12। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपके पास बाहर में 36 और अंदर में रह जाएगा आपके पास 6, यानी 36 रूट 6 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है मदरलैंड में पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति आपस में बदल दिया जाता है, तो साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाता है, तो पांचवें और छठे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाता है। इसी तरह आगे करते रहना है। तो निम्नलिखित में कौन सा दाएं से छठा अक्षर होगा, दाएं से इधर से बताना है छठा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से छठा अक्षर कौन होगा, सभी को, मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे बदल देना है आपको, है ना। तो दाएं से छठा कौन हो जाए, इधर से पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 छठा, छठा पे ई आ रहा है, मीन्स इधर से ये मीन्स ये बदलेगा। पहले ये देखिए ये, ठीक है, ये और फिर ये, यानी छठा पे आ कौन जाएगा, तो छठा पे आर आ जाएगा। देख रहे ना, आर इधर था मतलब इधर आ जाएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिए कह रहा है 6 दोस्त हैं, ठीक है ना, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। कह रहा है कि आर के से छोटा है लेकिन भी से लंबा है, जो जी से लंबा है, पी एम से लंबा है लेकिन जी से छोटा है, तो सभी 6 दोस्तों में छोटा कौन है। यहाँ पे तो आप बहुत इजी में बता देंगे, के जो है बड़ा है किसके, आर से, आर बड़ा है किससे, भी से, भी बड़ा है जी से, जी बड़ा है पी से और पी बड़ा है एम से। बस अब देखेंगे इसमें हमें पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा एम निकल रहा है, यानी आंसर सी बता देंगे। कथन दे रखा है, आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कह रहा है कथन और तर्क। कथन में बोला क्या गया है कि बच्चों को कम उम्र से ही मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। तर्क कह रहा है कि मोबाइल फोन का निरंतर उपयोग बच्चों के लिए विकर्षण का कारण बनता है। दूसरा है कि बहुत सारे शैक्षणिक ऐप बच्चों के लिए जो है आनंददायक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उन्हें कई नई चीजों सीखने के तरीके में वृद्धि करते हैं। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों आपका कि कथन 1 का समर्थन नहीं करता है, जबकि कथन 2 का समर्थन इसमें करता है ना। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पे कथन दे रखे हैं, ठीक है, और विकल्प भी दे रखे हैं हमारे पास 4। तो आइए इसमें देख लेते कौन सही है। अब देखेंगे कि आर जो है यहाँ पे कह रहा है आर क्या, क्यू बड़ा है, यहाँ पे क्यू बड़ा है किससे, आर से। तो आप देख रहे हैं इधर भी घुमा है, ये इधर भी घुमा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा आपका। दूसरा देखेंगे जे बड़ा है एम से, जे यहाँ पे बड़ा है किससे, एम से। तो अब देखेंगे सभी इधर की तरफ घुमाए, यानी बात सही है। दूसरा देखिए एम बड़ा है पी से, एम जो है बड़ा है पी से। तो अब देखेंगे इधर इधर और यहाँ पे इक्वालिटी का इक्वल दे रखा है, यानी कह रहा है एम बड़ा है क्या, नहीं पी बड़ा है यहाँ पे, यानी ये भी गलत। एम बड़ा है पी से, एम जो है बड़ा है, एम जो है बड़ा है पी से। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन दे रखा है, मतलब ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। देखिए हमारे पास कथन और धारणा है। कथन कह रहा है क्या, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिया गया वक्तव्य है। धारणा क्या है, शिक्षा सभी सामाजिक बुराइयों को शीघ्र दूर कर देगी। दूसरा है कि सभी अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों में लिप्त होते हैं। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बोलेंगे कि ना तो एक और ना ही दो इसमें निहित है ना। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्य का गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि से संबंधित वर्णन किया गया है। बताइए कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 3 है। आंसर डी बताएंगे, अनुच्छेद 3 है। पहला में तो आपको पता है राज्यों का संघ है दोस्तों, है ना, और 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में, तो आर्टिकल 10 में नागरिकता अधिकारों का नियंत्रण से संबंधित है। अगला देखिएगा, कह रहा है क्या हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया गया है, किसमें विभाजित किया गया है। तो आंसर बताएंगे हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। आंसर बी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाता है, सभी दूरियां को ध्रुव के मूल बिंदु मानते हुए एक मुख्य अक्ष पर पाया जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होंगे, ये हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई दे रखा है 10, वस्तु का यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, हमें फोकस निकाल लेंगे। फोकस इसका आधा हो जाएगा, मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पे हम वस्तु की दूरी नहीं निकाल लेंगे दर्पण फार्मूला से, तो लिखिएगा 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v और प्लस 1/u। u तो हमेशा निगेटिव होता है आपका, तो रखेंगे 1/10 हो जाएगा माइनस में,
इक्वल 1/v, भी ही हमें फाइंड करना प्लस 1/40 और ये माइनस में है। चलिए इसे इधर कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल आप लिखोगे 1/40 और माइनस में 1/10 हो जाएगा। इसे एलसीएम ले लीजिए तो 40 यानी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4, घटा देंगे तो कितना 3/40 यानी आप लिख सकते हो 4 ऊपर चल 40 ऊपर नीचे 3 आ जाएगा यानी v इक्वल आ जाएगा -40/3। ये हमारे पास आ गया क्या भी, है ना। अब आवर्धन क्षमता बराबर होता क्या है दोस्तों, तो आप बता दोगे जो हमारी इमेज की ऊंचाई है, जो हमारी क्या है तो इमेज की ऊंचाई है, पहले लिखेंगे हमारा वस्तु की ऊंचाई अपॉन इमेज की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई क्या है, आप लिखोगे यहाँ पे v अपॉन यू, यही ना होती है v अपॉन यू माइनस में होती है। चलिए यहाँ पे v अपॉन यू, v का वैल्यू दे ही रखा है, चलिए यहाँ पे 10 और गुणे हो जाएगा -40/3 अपॉन 40 हो जाएगा माइनस में, इसे काटिए तो आपके पास 10/3 आ जाएंगे, 10/3 और वो इसे ब्रेक करोगे तो 0.33 आ जाएंगे, यानी आंसर क्या बना हमारे पास, तो आप आंसर बता दोगे ऑप्शन नंबर बी बताएंगे -13.3 आएगा, उसे ब्रेक करिएगा 40/3 को इसे ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.3 और इसे ब्रेक करेंगे जब आवर्धन क्षमता तो 3.3, यानी आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, जल में डूबी हुई एक कांच को देखने पर उसका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, यह क्यों होता है बताइएगा। और यह जो है यह क्यों एक जल यह इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है, मतलब कैसा वो कार्य करता है, दर्पण या लेंस बताइएगा। वो कैसे काम करता है तो आप बताएंगे वो उत्तल लेंस के भांति काम करता है, आंसर बी होगा। फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल खिलाड़ी की अस्थि भंग जो है मतलब फ्रैक्चर हो जाती है, अस्थि भंग मतलब फ्रैक्चर हो जाना टूट जाना, वो अस्पताल गया, डॉक्टर ने एक्स लेकर लेकर उसे जो है जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई मतलब जो भंग हुआ है अस्थि उसको सही स्थिति में रख कर सहारा दिया जा सके। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है बताइएगा, उस एक्स का नाम क्या है तो आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आंसर भी बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 इंटू H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है रासायनिक सूत्र बताइए। मान लीजिए कि चिकित्सक के द्वारा +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले संशोधक लेंस का सलाह दिया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी तो आप बता दोगे एफ इक्वल हो जाएगा 1/p, यानी कितना हो जाएगा आप सीधे लिखोगे 100/2.5, तो इसे ब्रेक करोगे 100 यानी आ जाएगा आपके पास 25 चौके और इसे काटोगे 2 और इसे काटोगे यहाँ पे 4 और ये से काटोगे 2 यानी 20, आंसर क्या बताओगे 20 दूना 40, ऑप्शन नंबर 40 प्लस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है कि ऑस्टेट के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष सही है आइए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय द्विसूचक की सुई जो है विक्षेपित होती है, बात सही है। कह रहा है कि धारावाही चालक के आपस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है। एक धारावाही चालक के बगल में रखे चुंबकीय दिशा सूचक की सुई विक्षेपित की दिशा धारा की दिशा उल्टे पर परिवर्तित नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी आंसर हमारा 1 और 2 निकला, यानी ऑप्शन क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर आप डी बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आइए गलत को हम लोग रीड करते हैं, कौन सा गलत है, असत्य है। कह रहा है कि संतुलन संतुलन जो है समीकरण समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कह रहा असंतुलन समीकरण रासायनिक समीकरण की अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, यानी ये दोनों कथन हमारे क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या बना राइट आंसर ऑप्शन डी बना आपका। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन स्वादहीन और गंध रहित गैस है बताइए कौन है, तो आंसर बताएंगे शून्य समूह के, आंसर सी बताएंगे शून्य समूह के। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट 8 मिनट के मिलकर जो है मिक्लय कितना है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करती है, तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश कितना होगा यह हमें बतानी होगी। तो कितना हो जाएगा, टाइम आपके पास दे रखा है, धारा आपके पास दे रखा है, तो क्यू नहीं फाइंड कर लेगा, क्यू इक्वल क्या होगा IT होता है, बस निकालिए क्यू इक्वल क्या हो जाए 0.5 और गुन्ने टाइम होगा 480, क्यों क्योंकि ये मिनट में हमें सेकंड में करना है, तो आप यहाँ सेकंड में निकाल लोगे, इसे गुना करोगे इसे हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो काट 48 और 3 में गुना कर दो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा या 240 आ जाएगा, आंसर बताएंगे राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि ऋण का भुगतान जो है 5,808 रुपया में 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर उसकी गणना वार्षिक तौर पे होती है तो 10% वार्षिक, तो ऋण का कुल राशि कितना है ये हमें बतानी है। ऋण का कुल राशि कितना है देखेंगे, यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं कितना है। पहले 5,808 रुपया है, ठीक है। इसको 100/110 होगा, 110 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस फिर करेंगे हम लोग 5,808 और फिर इसमें 1 टाइम्स करेंगे गुणा, ठीक है। बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 4800 आ जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों, प्लस में आ जाएगा 5,280 आ जाएगा। इस दोनों को इंक्लूड कर लीजिएगा तो आपके पास 10,080 आ जाएगा। यानी आंसर क्या बन जाएगा आपके पास 10,080। ऑप्शन नंबर करेक्ट नंबर बी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, एक प्रकाशक शोध विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को यह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभार्जन पर 312 रुपये में बेच देता है। तो थोक विक्रेता के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए क्रय मूल्य यहाँ पे निकाल लेते हैं। मान लेते थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का जो है क्रय मूल्य 100 रुपया है। तब यहाँ पे आप देखेंगे जब 100 रुपया हम मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, जब 100 रुपया मान लिए गुणे यहाँ पे कितना पहले कह रहा है 30% का लाभ, फिर 25% का लाभ, ठीक है। तो आइए यहाँ पे निकाल 25% का लाभ कहने का मतलब कि 125 और बट्टे 100 और गुणे 20% का लाभ कह रहा है तो यानी 120/100 कितना में दे रहा है 312 में दे रहा है। इसे सॉल्व करिए तो आप काटेंगे 25 चौके 25 पच्चे 125, इसे काटिए तो 20 छक्के 20 पच्चे 5 से 5 काटिए 4 से, ये 2 टाइम में ये 3 टाइम में कटेगा, यानी 2 से इधर गुना हो जाएगा 3 से ये कटेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब बता दोगे, एक्स की वैल्यू आपके 208 आ जाएंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो फाइंड करनी थी क्रय मूल्य वो निकल गया 208 रुपया। आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष जो है 25% की दर से मूल्यह्रास मतलब घटी हो रही है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच में 24,000 का अंतर है तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या होगा ये हमें बतानी है। देखिए पहले वर्ष के में क्या हो जाएगा, पहले में हम x मान लेते हैं, ठीक है। 100 में से 25 घटाएगा यानी कितना हो जाएगा तो 75 अपॉन हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर कर लीजिए और माइनस x और गुण यहाँ पे आप 25 घटा दो यानी 75 और बट्टे 100, तो ये कितने सालों का 3 सालों के कितना हो जा रहा है 24,000 रुपये। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 से काटिए 3 और 4 का रेशियो, इसे काटेंगे 3 और 4 का रेशियो, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा इसे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो x और गुण यहाँ पे 3 और 4 का होल स्क्वायर कर लोगे 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पे x और गुने 3/4 का होल क्यूब, है ना। इक्वल में 24,000 दे रखे हैं आपके, तो जब 24,000 दे रखे हैं तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे क्या कि ये हो जाएगा, इतना कॉमन कर लो तो कितनी कॉमन हो जाएगा पर 9/16 कॉमन हो जाएगा तो आपके पास x माइनस 3/4 बचेगा इक्वल में 24,000 है। बस इसे काट के देखिए क्या कटेगा, कटेगा सो काट दीजिए तो यहाँ पे x की वैल्यू आप सीधे निकाल लोगे, x/4 इक्वल हो जाएगा कितने 24,000 और गुने 16/9 हो जाएगा, ठीक। ये अब x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गया तो पहले वर्ष के अंत में जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा x और गुने 100 में से 25 यानी 75 और बट्टे 100 यानी कितना हो जाएगा 25 या 75 25 चौके 100 यानी x 3x अपॉन ये इतना हो जाएगा, ठीक। बस इसी में हम मल्टीपल कर देंगे किससे दोस्तों 3/4 से, बस इसे काटिए 3 से 3 टाइम में, ठीक है, 3 से 8 टाइम में, 4 से 4 टाइम में, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 8 4 में मल्टीपल कर देंगे, 8 4 में जब यहाँ पे मल्टीपल 8 4 और हमारे पास था 16 यानी 8 और 16 में मल्टीपल करेंगे तो 128, ठीक है। 128 और कितने जीरो हमारे पास 3 जीरो, 3 जीरो डाल दीजिए, आंसर कितना बन जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 2 अंकीय संख्या में इकाई अंक का दहाई अंक से 4 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है तो वह संख्या निम्नलिखित में किन दो संख्याओं के बीच हो सकती है, किन दो संख्याओं के बीच हो सकती है। तो पहला हम आप ऑप्शन बेसिस पे भी बना सकते हैं और अकॉर्डिंग टू पूरे फुल मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन बेसिस पे बनाना चाहेंगे दोस्तों तो आपको ऑप्शन यहाँ पे चूज करने होंगे, ठीक है, और ऑप्शन चूज करके यहाँ पे बनाने होंगे। देखिए हमें पूछा क्या गया है कि इकाई अंक कितना है x+4 है और दहाई कितना है x है, यही है ना। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10x
और प्लस हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 हो जाएगा, यानी इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना 11x प्लस 4 होगा, ये हमारी संख्या आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही नहीं दे रखा है कि 11x प्लस 4 को आप गुणा करोगे x प्लस 4 से, मतलब संख्या से, तो 826 आ रही है। बस यहाँ पे गुणनखंड निकाल लोगे, तो गुणनखंड निकालोगे तो x की वैल्यू आप निकाल, पहले गुणनखंड आपको बना देते हैं। यहाँ पे 22x स्क्वायर प्लस 52x आ जाएगा और प्लस 16 इक्वल हो जाएगा 826। ठीक है, तो इधर घटा लोगे 826, यानी कितने हो जाएंगे इसमें से आपको, तो 405 आ जाएंगे। सीधे यहाँ पे लिख लेंगे 11x स्क्वायर प्लस 26x और माइनस 405 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से तो आप गुणनखंड निकाल सकते हो 81 और 55 का रेशियो करके, इसका 11 से गुणा कर दो, यानी 81 और 55 का, सीधे 11x स्क्वायर प्लस 81x और माइनस 55x हो जाएगा, माइनस 405। इसमें दोनों में कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x कॉमन करिए, यानी 11x और प्लस 81 होगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 5 कॉमन, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 11x और प्लस 81 हो जाएगा इक्वल 0। यानी आपके पास दोनों एक तो आपके प्लस में आएंगे, क्यों, क्योंकि x माइनस 5 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 5, ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू हमारे जब 5 आ गए हैं, यानी इकाई अंक हमारा 5 निकल गया है दोस्तों। हमारा इकाई अंक x प्लस 4 था, मतलब कि हमारा कितना आ गया है, इकाई अंक 9 आ गया है, दहाई अंक 5 आ गया है। तब यहाँ से हम संख्या नहीं निकाल सकते हैं, संख्या हमारी क्या थी, 11x प्लस 4 थी ना, 11x प्लस 4 यानी कितनी हो जाएगी, तो आप बता दोगे कि 11 पच्चीस 55 है ना, और 5 4 यानी कितना हो जाएगा 59, ये 59 आ गया। तो संख्या हमारा जो है 55 और 60 के बीच में है ना, क्योंकि 60 से पहले है, तो आंसर बताइए कौन सा होगा, 55 और 60 के बीच में। तो आप देखेंगे 55 और 60 के बीच में ऑप्शन नंबर आप बी बता देंगे, है ना। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और ये तो होंगे नहीं, है ना। 50 और नहीं, बल्कि हमारा 59 आया है, तो इसमें तो आएंगे नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अब देखिए 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है, इन संख्याओं के औसत 1/5 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। यदि पहली संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमें बतानी है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, आइए यहाँ पे बना के देख लेते हैं कौन हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं बड़ी संख्या x, ठीक है, x ही से इसको सॉल्व भी करते हैं। तो 4 का औसत कितना हो जाएगा, 4 का औसत, तो आप लिखोगे 4 का औसत, यहाँ पे लिखेंगे 4 का औसत गुने 1/5, ठीक है, यानी इसके कितने बराबर है, 21 कम हो रहा है इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए जब 4 के औसत इतना बराबर है, सीधे हम लिख सकते हैं क्या, 4 का औसत, है ना, 4 का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, तो 5x इतना हो जाएगा, ठीक है, 5 गुने x माइनस 21। अब देखिए 4 का योग जब निकालोगे, 4 का योग, है ना, 4 का योग सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपके पास 4 गुने 5 और माइनस हो जाएगा x माइनस 21, ये योग निकला है, ठीक है, 21 है दोस्तों। अब देखिएगा जब ये हमारे पास योग दे रखे हैं, इसे आप सॉल्व कर लोगे तो 4 बच्चे 20 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 20x और माइनस 20 और 21 में गुणा कर लोगे, यानी 420 आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 संख्याओं का योग आ गया, 4 संख्याओं का औसत आ गया यहाँ पे। तो क्या हम यहाँ पे 4 संख्याएं निकाल सकते हैं, 4 संख्याएं निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कि 20x माइनस 420, है ना, में से घटा लोगे 12 या 36 को, ठीक है, इसे बनाओ, यानी x की वैल्यू आपके पास आ जाएंगे क्या, x की वैल्यू आप निकालोगे तो 20x माइनस 456, यानी 9x से यहाँ पे 19x निकाल दोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 456। x की वैल्यू आप निकालोगे तो 456 अपन 19, इसे काटिए, यानी कितना आ जाए 24। तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ये बता दीजिएगा। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है तो इसको ये लिखना है, तो इसका वाइट का क्या होगा, क्या हो जाएगा वाइट का, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से 20 एक के यानी इंक्रीज 9, यहाँ पे 7 इंक्रीज, ऐसे बढ़ा ही है, हमेशा से बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस से टी एक बढ़ा है, तो वैसा ही यहाँ पे भी बढ़ा है, टी से यू एक बढ़ा है, सभी में ऐसे इंक्रीज ही किया है ना, 9 7 5 ऐसे सब में बढ़ा है। तो आप भी 9 यहाँ से बढ़ा दीजिए, डब्ल्यू से 9 बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से 9 एफ आ जाएगा, एफ से सभी स्टार्ट है, इससे बढ़ाना है हमें 7, मतलब ओ आ जाएगा, एफ के बाद ओ आना चाहिए, सभी में है, एफ ओ एन आना चाहिए, उसके बाद डब्ल्यू, एफ एन ओ डब्ल्यू, एफ एन ओ डब्ल्यू एफ आना चाहिए, यानी आंसर कौन सी बनेगी, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बताएंगे। चलिए हमारे पास निर्णय है ना दिया है, कथन, जब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी मुनाफा
कमा सकती है। निष्कर्ष है कि कर्मचारी को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। दूसरा है प्रबंधन को कर्मचारी के सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। तो आंसर क्या बताएंगे? यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बात सही, क्योंकि दोनों के मिल मिलाप से ही चलने वाली कंपनी। देखेंगे आगे, बताइएगा कि इसमें क्या बनने वाला है। अब देखेंगे कि हमारे पास बी से ई आ रहा है, मतलब कितना इंक्रीज 3, यहाँ से देखिए ये 4, यहाँ से कितना ये 5, यहाँ से कितना 6, तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे। 19 4 कितना हो जाएगा? 19 3 पहले, 19 3 22, यानी भी से होना चाहिए, ये तो कैंसिल, यानी भी के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? एन, फिर आर, यानी कौन सा होगा बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे प्रतीकों के समूह को नीचे दिए गए है ना, उसके बाद शर्त दिया गया है संख्या के प्रतीक और कूट का अक्षर। अब कह रहा है कि यदि पहला घटक का प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो दोनों पहले और अंतिम घटकों के कूट परस्पर बदल दिया गया हो। दूसरा कह रहा है क्या, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों का एट द रेट, यहाँ पे मतलब एट द रेट जो सी के रूप में कूट भाषा दिया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, है ना। ये हमारे पास कूट क्या होगा इसका बताइएगा। तो देखेंगे एट द परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा। परसेंटेज के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो परसेंटेज के लिए तो डी है, बट ये क्या कह रहा है, परसेंटेज हमारा जो होगा वो डी तो आएगा बट यहाँ पे इन्वर्स होगा। तो आइए डी के लिए हम लिखेंगे सभी से लास्ट में डी, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, मतलब लास्ट में डी है, ये होगा कंफर्म। चलिएगा यहाँ पे 24 है या 2, 24 या 2, तो 2 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आप बताएंगे 2 का जस्ट उसके नीचे, 2 का जस्ट नीचे जी है, जस्ट नीचे ओ है, मतलब हमारे पास होना चाहिए लास्ट में डी परसेंटेज का, उसके बाद जो है जी आना चाहिए। अभी ये ब्लैंक से है दोस्तों, मेरा पहला वाला ब्लैंक था, उसके बाद ओ, इतना तो आ जाएगा। अब देखेंगे उसके बाद क्या था, तो उसके बाद स्टार है, तो स्टार का बताएंगे क्या होगा। स्टार का क्या दे रखा है, तो स्टार के लिए आप देखेंगे स्टार के लिए ए दे रखा है, मीन्स ए भी जस्ट इसके नीचे, तो जी ओ ए डी आना चाहिए, है ना। जी ओ ए डी, आइए देख लेते हैं जी ओ ए डी कौन सा है। जी ओ ए डी जो है, जी ओ ए डी ऑप्शन नंबर आपका 1 दिख रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर डी, तो इसे करेक्ट बनाएंगे आप। देखिए एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। इस पंक्ति में मोहित बाएं सिरे से 20 है, दाएं सिरे से 30 है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाए 50 में से 1 घटा दीजिए 49, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट करा गया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले ये आप बताएंगे दोस्तों। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना, और वो कौन थे पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम है गोविंद बिहारी, आंसर है गोविंद बिहारी लाल, आंसर ये बनेगा आपको ना। पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत जो होता है वो कब होता है, 1917 में होता है दोस्तों, और इनको मिला था 1937 में। अब बताइएगा लास्ट क्वेश्चन हमने का, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य जो है ये किस ऋतु से है दोस्तों, और ये भी बताइए कौन से राज्य में होता है। तो आपको बता देते हैं कजरी लोक नृत्य जो है यूपी में है, यूपी में होता है, और बताइए कौन सा ऋतु से संबंधित है, तो आप बताएंगे मानसून, आंसर डी बताएंगे दोस्तों। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, पांडवानी यह किस राज्य का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए पांडवानी।